बाकी इकोनॉमिक्स वो है जिसके ऊपर मैंने काफी अच्छी खासी रिसर्च की हुई है, बस इतना है भाई जो बात है। अब बात के आधार पर हम बात बताएं तो मैंने बताया था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होते क्या है, ये क्षेत्र होते हैं और आखिरकार क्षेत्र क्या होते हैं। अगर मैं बात बताऊं तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स वो पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स का जहां से कोई भी देश अपनी आय का जनरेशन कर पाता है। देश के द्वारा आय जनरेट करना और सरकार के द्वारा आय जनरेट करना दोनों ही चीजों में फर्क होता है। देश और सरकार दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है, देश को अलग कंसीडर करते हैं, सरकार को अलग कंसीडर करते हैं, तो दोनों ही चीजों में याद रखना। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इसका विभाजन तीन प्रकार से, देश की आय की बात की गई है। अब जब मैंने इसका विभाजन किया था, पहले मैंने आर्थिक क्रिया के आधार पर किया था, उसके बाद ये विभाजन कार्य के आधार पर किया था, ठीक है, इसके आधार पर कार्य के आधार पर किया था, फिर मैंने किया था स्वामित्व के आधार पर। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं आर्थिक क्रिया के आधार पर मैंने आपको सेक्टर का डिस्कशन किया था, तीन सेक्टर आपको पढ़ाता है, दूसरे पर पढ़ी होंगे, तीन सेक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात क्या है, माहौल क्या है, माहौल ये है कि अब मैंने तीन सेक्टर आपको बता दिए, ठीक है, ये मैंने बताया तीन सेक्टर मैंने आपको बता दिया। पहला इसमें मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र बता दिया, दूसरा मैंने आपको द्वितीय क्षेत्र बता दिया, तीसरा मैंने आपको सभी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र बता दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे चतुर्थ क्षेत्र क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र इसको क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर। देखो बात क्या है, अगर हम चाहें तो क्वाटरनरी सेक्टर को, अगर हम चाहें तो क्वाटरनरी सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा भी मान सकते हैं, इसको टर्शियरी सेक्टर का हिस्सा भी माना जा सकता है। लेकिन दिक्कत एक और है, दिक्कत एक और है, चाहो आप इसको इसका हिस्सा तो मान सकते हो, लेकिन इसके अंदर वो सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं जो एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल या नॉलेज बेस्ड होती हैं, ठीक है। चतुर्थ क्षेत्र इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं, इसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं, इसमें वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं, आती हैं जो सैद्धांतिक, जो सिद्धांतिक, जो सैद्धांतिक अथवा अथवा नॉलेज, नॉलेज क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, ज्ञान, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन आदि से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। एक तरीके से अगर हम समझें, एक तरीके से अगर हम समझें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। एक तरीके से अगर हम समझें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंतर्गत कंसीडर जो है किया जाता है, ठीक है। क्या लगेंगे जी सर, कोई समस्या इसके नहीं है, इसको हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम क्या देगा, नॉलेज सेक्टर भी इसको कहा जाता है, और नॉलेज सेक्टर, इसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। ज्ञानार्जन क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, ज्ञानार्जन क्षेत्र, ज्ञानार्जन क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, ज्ञानार्जन क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, एक पॉइंटर और लिख लेना। पहले यह सेवा क्षेत्र का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन अधिक गहन अध्ययन के कारण इसको अलग कर दिया गया है। यह सेवा क्षेत्र में माना जा सकता है, में माना जा सकता है, में माना जा सकता है, या सेवा क्षेत्र में माना जा सकता है। लेकिन बात पता क्या है कि इसके ऊपर अच्छा अध्ययन करने के लिए इसको अलग से कंसीडर किया गया, ठीक है, अच्छा अध्ययन करने के लिए। एग्जांपल के लिए अगर आपसे कोई पूछे चतुर्थ क्षेत्र के एग्जांपल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी, कंपनी, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर वाली फील्ड की जॉब्स होती हैं, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड जॉब्स, कंप्यूटर ऑफिस जॉब्स। हालांकि एक तरीके से आपको देते सेवा ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार की सेवा इसके अंदर जो है कनेक्ट की जाती है। डॉक्टर्स भी इसी के अंदर आते हैं, डॉक्टर्स भी बेसिकली इसी के अंदर आते हैं, डॉक्टर्स हुए, बैंकर्स हुए, वो इसी के अंदर आते हैं, डॉक्टर हुए, बैंकर्स हुए, या कंसल्टेंट हुए, डॉक्टर, बैंकर्स और कंसल्टेंट, डॉक्टर्स हुए, बैंकर्स हुए, या कंसल्टेंट हुए, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट की जो जॉब है इंडिया के अंदर बहुत कम चलती है, इंडिया के बाहर बड़े लेवल पे चलती है। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने तो हॉस्पिटल को पहले लिखवा दिया है, हॉस्पिटल पहले लिखवा चुके हैं, तो मैंने कहा बेटा हॉस्पिटल के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं, दवाई का बेचा जाना, दवाई का बेचा जाना, दूसरी चीज डॉक्टर को छोड़कर बाकी हॉस्पिटल में और भी काम होते हैं, जैसे नर्स का होना, वार्ड बॉय का होना, ठीक है, वहां पे रहने की फीस देना, हॉस्पिटल में रुक के फीस देना। तो एक तरीके से मान के चलो दो चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा लूज एग्जांपल है। आप किसी हॉस्पिटल में गए, जैसे मुझे डेंगू हो गया था 2021 में हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल में गया, ठीक है, हॉस्पिटल में जाके पहले मैंने हॉस्पिटल का चार्ज दिया, मैं जितने दिन वहां पे, मैं तो 5-6 घंटे रुका था, तो 5-6 घंटे का चार्ज दिया, हॉस्पिटल में रुकने का, बेड चार्ज, वहां पे रहने का चार्ज, सर्विस चार्ज वगैरह जो भी है वो सब कुछ दिया। इसके अलावा मैंने डॉक्टर की फीस भी दी, आप भी देते हो, तो जो डॉक्टर की फीस कंसीडर की जाएगी उसका जनरेशन माना जाएगा क्वाटरनरी सेक्टर से, और बाकी जितनी भी आपने फीस दी है वो आपकी जाएगी सेवा क्षेत्र में, याद रखना। तो इसमें जितने भी आपके डॉक्टर हैं, बैंकर्स हैं, बैंकर्स के अंदर भी जो स्पेशल मैनेजर की पोस्ट होती है वो इसमें आती है, आईटी सेक्टर होती है, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, या कंसल्टेंट होते हैं, ये सलाहकार समितियां होती हैं, या फिर सलाहकार की जॉब्स होती हैं, ये आपकी सलाहकार की जॉब्स होती हैं, सलाहकार जॉब्स, सलाहकार की जो जॉब्स होती है वो मेरे बच्चे इसी में कंसीडर आपकी की जाती है, याद रखेंगे जी सर। तो ये आपका होता है चतुर्थ क्षेत्र। आपने क्यों पढ़ाया सर, एग्जाम में सवाल आ रहा है चतुर्थ क्षेत्र से, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं चतुर्थ क्षेत्र से, इससे रिलेटेड सवाल भी पूछूंगा, पहले नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलिए क्वीनरी सेक्टर, अब क्वीनरी सेक्टर कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र आखिरकार कौन से होते हैं, पंचम क्षेत्र डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए पंचम क्षेत्र कौन से। देखो ऐसे क्षेत्र, पहली बात तो ये लिख लीजिए कि यह सेवा क्षेत्र का ही एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, पहले लिखिए क्वीनरी क्षेत्र की है सेवा क्षेत्र का ही का एक अभिन्न हिस्सा है, का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, परंतु पढ़ने की दृष्टि से इसको अलग कंसीडर किया जाता है, परंतु पढ़ने की दृष्टि से इसको अलग कंसीडर किया जाता है, ठीक है सर। इसके अंदर कौन लोग शामिल होते हैं, देखो समाज के अंदर वह उच्च वर्ग, समाज में वह उच्च वर्ग, वर्ग जो सेवा क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जो सेवा क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है वह क्वीनरी सेक्टर में आता है। वर्ग जो सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, निर्णय लेता है, वह क्वीनरी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, क्वीनरी सेक्टर का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, क्वीनरी सेक्टर का हिस्सा माना जाता है, कंसीडर्ड जी सर। अब इसके अंदर कुछ पब्लिक सोसाइटीज भी आ सकती है, इसमें कुछ सरकारी समितियां, एग्जांपल इसमें सरकारी समितियां, सरकारी संस्था,
इसमें सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, अथवा इसमें सरकारी संस्था आ सकती है, प्राइवेट संस्था आ सकती है, अथवा सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था अथवा बड़े और विशिष्ट पदों पर विद्वान लोग आ सकते हैं। बड़े तथा विशिष्ट विशिष्ट पदों पर रहने वाले व्यक्तित्व आ सकते हैं। पर रहने वाले व्यक्तित्व आ सकते हैं। व्यक्तित्व आ सकते हैं। व्यक्तित्व आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉयर, साइंटिस्ट। एग्जाम्पल के लिए लॉयर, साइंटिस्ट। लॉयर्स का बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, तो आप बता सकते हैं लॉयर। ठीक है, लॉयर एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ क्वीनरी सेक्टर, तो उसके अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ था वो लॉयर था, तो सवाल का सही जवाब था। तो लॉयर्स के अंदर आप ला सकते हैं। ठीक है, लॉयर्स के अंदर आप ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के जैसे आप मान के चलिए कोई हॉस्पिटल है आपका, कोई हॉस्पिटल है आपका जो पब्लिक सेक्टर का है, वो भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, वो भी इसके अंदर बेसिकली आ सकता है। या फिर कोई कल्चरल सेक्टर है, रिसर्च सेंटर है, कल्चर सेक्टर है आपका, कोई कल्चरल रिसर्च सेंटर है, वो इसमें आ सकता है। रिसर्च सेंटर है वो इसमें आ सकता है। इसकी जो डेफिनेशन वो यही है, समाज में वह कुछ वर्ग जो सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं, जो एक तरीके से लॉज वगैरह बनाते हैं। तो एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट भी इसमें आती है। कल्चर और रिसर्च सेंटर जो आते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए सर इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करते जाइए प्लीज। ओके, इसकी इंग्लिश में देख लीजिए। द हाई क्लास which is responsible for the decision making in the tertiary sector. The high class which is responsible for the decision making in the tertiary sector are considered in the queenary sector. The queenary sector is basically the part of tertiary sector, and we cannot integrate it. Next, the lawyer, scientist, culture and research center and the local governments are part of queenary sector. Please mention it. Now we are moving further. So note कर लीजिए। जब आप क्वीनरी सेक्टर को पढ़ते हो तो ये आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, क्लियर सी बात है। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो स्टेटमेंट आपको समझने में हेल्प करेगा। एक स्टेटमेंट होता है ऑल द गोल्डन कॉलर जॉब्स आर कंसीडर्ड इन क्वीनरी सेक्टर। क्या है स्टेटमेंट? ऑल द गोल्डन कॉलर जॉब्स, ऑल गोल्डन कॉलर जॉब्स कंसीडर्ड इन क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर इसका मतलब क्या है कि जितनी भी गोल्डन कॉलर जॉब्स होती हैं इनको गोल्डन कॉलर ही लिखा जाता है। ठीक है, स्वर्णिम कॉलर जॉब जो होती हैं वो आपकी पंचम क्षेत्र में आती है। स्वर्णिम कॉलर जॉब जो होती है वो डिसीजन मेकिंग के लिए जानी जाती है। डिसीजन मेकिंग के लिए जानी जाती हैं गोल्डन कॉलर जॉब्स। इसके अंदर जो लोग आते हैं वो यही आते हैं, लॉयर है, साइंटिस्ट है, कल्चर रिसर्च सेंटर वाले हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा मीडिया वाले जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। मीडिया वाले, ये जितने भी लोग मैंने बताए हैं, साइंटिस्ट है, लॉयर है, मीडिया है, कल्चर रिसर्च सेंटर है, ये समाज के किसी फैसले को परिवर्तित कर सकते हैं। मान के चलो आपने किसी को लेकर, जैसे यूपी पुलिस एग्जाम लीक को मैं कंसीडर करता हूं, लोगों ने लगा कि यूपी पुलिस का एग्जाम है वो लीक नहीं हुआ है, लोगों का डिसीजन यही था, सबका डिसीजन यही था। आप लोग चिल्ला रहे थे, हम भी चिल्ला रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, क्या उससे कोई डिसीजन बन पाया? नहीं सर। मीडिया में बात आई, क्या उससे डिसीजन बन पाया? जी सर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसीजन को चेंज कर दिया। एक तरीके से क्या, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया। तो ये लोग डिसीजन मेकर हैं। इसी तरीके से लॉयर करता है, लॉयर भी डिसीजन को चेंज करता है। इसी तरीके से साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट अगर कोई रिसर्च कर दे, जैसे मान के चलो साइंटिस्ट कल कोई रिसर्च करके दे दे कि जो बच्चे प्रोटीन ज्यादा खाते हैं उनकी याद करने की क्षमता कम हो जाती है। मैं कहूं आप मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट है आप मानोगे। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सब समझने वाली बात है। स्वर्णिम कॉलर जॉब्स के अंदर लॉयर, साइंटिस्ट, कल्चर रिसर्च सेंटर, मीडिया, लोकल गवर्नेंस, ये सब आती है। ठीक है, चलो अब आपके पांचों सेक्टर की बॉडी टाइप हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब देना और मैं समझाऊंगा कि भाई आपको सभी चीजें समझ में आ गई हैं। इसके बाद मैं आपके सेक्टर के बाकी जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन बेस्ड मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। तो लॉयर और एडवोकेट में फर्क है। लॉयर वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, एडवोकेट वो होता है जो परस्यू कर रहा होता है। ठीक है, समझिए। लिखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? में से कौन सा कथन सही नहीं? कथन सही नहीं। पहला कथन है ये, ऑप्शन ए, बी सी डी सी पहले डालता हूं। पंचम क्षेत्रक का जीडीपी चतुर्थ क्षेत्रक में जुड़ा होता है। चतुर्थ क्षेत्रक में होता है, में जुड़ा होता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, पंचम क्षेत्रक का जीडीपी, पंचम क्षेत्रक प्लस चतुर्थ क्षेत्रक का जीडीपी तृतीय क्षेत्रक में जुड़ा होता है। तृतीय क्षेत्रक में जुड़ा है। एक यूनिवर्सिटी का कुलपति, एक विश्वविद्यालय का कुलपति, एक विश्वविद्यालय का कुलपति द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। दुकानों से खरीदे जाने वाले पैक्ड फूड, यानी पैक की गई वस्तुएं, पैक्ड फूड प्राथमिक क्षेत्रक के हैं, क्षेत्रक से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है। बहुत हार्ड पूछा मैंने, आज से पहले किसी एग्जाम में नहीं आया, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, बहुत हार्ड है क्वेश्चन। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। कार्यरत है, पहला प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर है ना, दूसरा सेक्टर द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या चतुर्थ क्षेत्रक या पंचम क्षेत्रक। ठीक है भाई। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वाधिक जीडीपी योगदान, योगदान। ऑप्शन ऊपर जो लिखे हुए यही ऑप्शन है। अब बताओ फटाफट से, पहले का क्या आंसर होगा? ठीक है, मैं सभी से आंसर चाहता हूं, आप सभी आंसर
भैया मतलब काफी दिन बाद आप सब आए हो, बहुत बढ़िया बेटा, रेगुलर आओगे, बहुत अच्छा सीख पाओगे। अब देखो जी बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पंचम क्षेत्र का जीडीपी चतुर्थ क्षेत्र में जुड़ा होता है। हाँ जी ये गलत है, मतलब सही नहीं है पूछा है तो हाँ सही नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये बात सत्य है कि पंचम क्षेत्र का जीडीपी चतुर्थ क्षेत्र में जुड़ा होता है, ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा हो नहीं सकता। पंचम क्षेत्र का चतुर्थ क्षेत्र का जीडीपी तृतीय क्षेत्र में जुड़ा होता है, ये सही बात है। एक विश्वविद्यालय का कुलपति द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, नहीं जी ऐसा नहीं होता। दुकानों से खरीदे जाने वाले पेट फूड प्राथमिक क्षेत्र के हैं, नहीं जी ये द्वितीय क्षेत्र के। पहली बात पेट फूड किसमें आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक विश्वविद्यालय का कुलपति द्वितीय क्षेत्र में नहीं सर, विश्वविद्यालय का कुलपति होता है पंचम क्षेत्र में आता है, पंचम में आता है, पंचम में ना कि द्वितीय में, तो इसमें द्वितीय नहीं आएगा पंचम आएगा, ये ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें पता लगे कौन सा कथन सही नहीं है, सही है लिख लो फिर आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही है गलत लिख रखते हैं, ठीक सही है तो बी सही है इसमें, बाकी तीन गलत है। पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया है, तीन को सवाल आपके गलत है, तीन ऑप्शन आपके गलत है, एक सही है तो सही नहीं पहला हो जाएगा। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या कार्यरत रहती है प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र कहलाता है। सर्वाधिक जीडीपी का योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का जो सेवा क्षेत्र कहलाता है। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई समस्या है? अरे सर ठीक है भाई समझ कंफ्यूज कर दिया, कर ही देते हैं, पेपर वाला भी कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है आगे बढ़ो। नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं ये वाला विभाजन, ठीक है, समझने की कोशिश करना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए बड़े तरीके से समझने की कोशिश करना, आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया वाला। मैंने बिगाड़ दिया, ठीक है। कार्य के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, व्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये समझिए। अब कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दो आधार हो सकते हैं, एक तो संगठित, एक हो सकते हैं असंगठित, एक होते हैं संगठित और एक हो सकते हैं मेरे बच्चे असंगठित। 2 मिनट की कहानी है इनकी, 2 मिनट की कहानी है इनकी, संगठित और असंगठित। संगठित जो होते हैं ऑर्गेनाइज बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइज्ड, और मेरे बच्चे इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? वे क्षेत्र जहां पर कार्य 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 समय, जहां पर कार्य समय, कार्य समय तथा वेतन निर्धारित रहता है, निर्धारित रहता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट जॉब एक प्रकार से संगठित क्षेत्र की बात है, संगठित क्षेत्र की बात है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए समझे क्या संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब होती है, बड़ी कंपनीज में जॉब, ठीक है, बड़ी कंपनी एमएनसी बोलते हैं उनको, एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज उसको बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टाटा रिलायंस है, एडिडास है, टाटा रिलायंस, नाइकी, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सब आपकी एमएनसी होती है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चे, आपकी एमएनसी होती है। तो इस तरीके की जितनी होती है उनमें पहले फिक्स होता है कि आपका समय निर्धारित रहेगा, आपका वेतन निर्धारित रहेगा, आपका कार्य निर्धारित रहेगा, ये आपका कार्य है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं असंगठित क्षेत्र, वे क्षेत्र जहां कार्य समय तथा वेतन निर्धारित नहीं होता, तथा वेतन निर्धारित नहीं। अब बताओ कौन से होते हैं वो, ठीक है बताइए। जैसे दलाल, एग्जांपल के लिए ब्रोकर को दलाल बोलते हैं, दलाल बिचौलिया, दलाल। शॉपकीपर, दुकानदार, ब्रोकर हो गया, दुकानदार हो गया। दुकानदार का कोई निर्धारित थोड़ी समय, जब जी करे जब खोलेगा, जब जी नहीं करा नहीं खोला, दुकान लेबर, इसी में कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं मेरा एग्जाम था सीरियल का और बात है 2020 की। 2020 की बात, मेरे सवाल मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से संबंध रखता है। क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन था, और ये क्या है भाई, अच्छा सॉरी ऐसे करना होता है। हाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, असंगठित क्षेत्र से संबंध किसका है, असंगठित क्षेत्र से संबंध किसका है, बताइए असंगठित क्षेत्र से संबंध किसका है। अब बताइए भाई साहब किसका संबंध है। ऑप्शन ए असंगठित क्षेत्र से संबंध किसका है, ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी आर्मी ऑफिसर। बताइए कौन सा पहले से। लेकिन मैंने जब देखा तो मुझे मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, मैंने घर पे मतलब सेल्फ स्टडी से पढ़ा था। आप भी अगर कहीं पे पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको एंड द काइंड ऑफ वर्क इज ऑलरेडी इन अ डिफाइंड मीडियम, मतलब यहाँ पे हर चीज निर्धारित होती है एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सैलरी, इसमें वेतन और समय निर्धारित होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर are those sectors in which the salary, the time is not defined. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असंगठित क्षेत्र से संबंध किसका, किसान का है, करेक्ट आंसर बोलिए किसान। आर्मी ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब में होता है, सीईओ ऑफ ऑफिस एमएनसी में होता है, प्रधानमंत्री भाई खुद गवर्नमेंट होता है, करेक्ट आंसर बोलिए किसान, यहाँ पे किसान लिख लेना। उम्मीद है आप इसको नोट कर पाएंगे। आज मजा आ रहा है पढ़ने में, आज मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, स्पीड से चलाएगा बढ़िया। ये चीज क्लियर होगी। स्वामित्व के आधार पर फटाफट लिखना शुरू कीजिए। स्वामित्व के आधार पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब ओनरशिप, स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है, यानी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग ओनरशिप, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन ओनरशिप समझने की कोशिश कीजिए। ओनरशिप के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कैसी रहेगी, ये क्या है ये, अच्छा यहां से है वो, किधर है भाई, अच्छा ओके
वाह ठीक है, आज भाई फॉर्म में पीछे रहा, ठीक है। चलो बात करते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब कैसे ओनरशिप बनाएंगे, तो हमने मैंने बताई पहले से 4 तरीके बताएंगे, 4 डिग्री सरकारी, निजी, संयुक्त और सहकारी। सरकारी, निजी, सरकारी इसको सार्वजनिक भी बोलते हैं, निजी, निजी यानी प्राइवेट, सहकारी एंड जॉइंट, जॉइंट संयुक्त बोलते हैं इसको, संयुक्त, संयुक्त बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संयुक्त। भाई सहकारी को बोलते हैं कोऑपरेटिव और संयुक्त को बोलते हैं जॉइंट, जो कि ऊपर लिखा है। सारी इसमें स्वामित्व किसके हाथ में होता है, स्वामित्व सरकार के हाथ में। और इसमें कार्यरत व्यक्ति कौन होते हैं, सरकारी होते हैं। इसमें कार्यरत व्यक्ति, मैन पावर कौन होती है, कार्यरत व्यक्ति कौन होते हैं, तो वो भी सरकारी होते हैं, सरकारी। चलो निजी संस्थाओं में क्या होते हैं, स्वामित्व किसके हाथ में होता है, स्वामित्व, स्वामित्व किसके हाथ में होता है, निजी में होता है, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में, निजी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। कार्यभार किसके हाथ में होता है, कार्यभार किसके हाथ में होता है, ये भी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में। कोऑपरेटिव जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, इसका स्वामित्व किसके हाथ में होता है, स्वामित्व जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है, सरकार। लेकिन कार्य कौन संभालता है इसमें, कार्य, कार्य सर प्राइवेट लोग संभालते हैं, प्राइवेट लोग संभालते हैं, जो सहकारी बैंक वगैरह होते हैं। जॉइंट में क्या होता है सर, इसके अंदर कार्य स्वामित्व किसके हाथ में होता है, दोनों के हाथ में होता है स्वामित्व, स्वामित्व व कार्यभार दोनों एक साथ लिख लेना, कार्यभार दोनों लिख लो, ये किसके हाथ में होता है, ये सरकार प्लस प्राइवेट कंपनी, सरकार प्लस प्राइवेट कंपनी, वेट कंपनी, सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर संभालते हैं, ठीक है भाई। तो ये पूरा आपका इस तरीके से निकल के आ जाता है। एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल देखो, बहुत बड़े तरीके से एग्जांपल देखो। सरकारी कंपनियां कौन सी होती हैं, जो पूरी तरीके से हमें सरकार के द्वारा बनकर होती हैं। इसके अंदर मेजरली जो बड़े-बड़े स्टेप्स होते हैं, वो जैसे जितनी भी आपकी न्यूक्लियर वेपन बनाने वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, या फिर बारूद बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं, वो आपकी सरकारी होती हैं, सार्वजनिक होती हैं। या राशन की दुकान, राशन की दुकान, दुकान वो इसी में आती है, ठीक है, राशन की दुकान इसी में आती है। प्राइवेट तो बहुत सारी हैं भाई, रिलायंस वगैरह, ये सब रिलायंस है, एप्पल है, अमेज़न है, अमेज़न है, ठीक है। कोऑपरेटिव होते हैं जो सहकारी बैंक होते हैं, एग्जांपल सहकारी बैंक जो होते हैं, सहकारी बैंक है जी। जॉइंट कौन से होते हैं, जॉइंट सेक्टर होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, डीआरडीओ इसी में आता है, डीआरडीओ इसी में आता है, इसरो इसमें आता है, डीआरडीओ इसमें आएगा, इसरो इसमें आएगा, ठीक है, लिख लो, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, ये इसमें आएगा, सहकारी बैंक इसमें आएगा। जॉइंट सेक्टर कौन से होते हैं, ऐसी संस्थाएं जो प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर चलाते हैं, जैसे टीसीएस, टीसीएस एग्जांपल के लिए टीसीएस जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप सीजीएल का पेपर देंगे, यूपीएसआई का तो अलग है मैटर है, यूपीएसआई जो होता है वो टेंडर रिलीज होता है, उसमें जो कंपनी भरेगी वो ले पाएगी। अभी टीसीएस जो इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये सरकार के सहयोग से काम करती है, ठीक है। तो टीसीएस जो है बेसिकली इसका स्वामित्व में सरकार का भी थोड़ा योगदान है। एलआईसी, एलआईसी ये पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये पूर्णतः सरकारी नहीं है। जो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें आधी प्राइवेट लोग हैं, समझे, क्या रखना। तो ये सब चीज यहाँ पे मेरे बच्चे आपको देखने को मिल जाती है। तो बॉडी टाइप इसकी भी कर दिया हमने, खेल खत्म, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की भी हमने खेल खत्म कर दिया, ठीक है। हल्के में लेना मत, जादू हो गया आज मेरे पे, ठीक है। मैं बंगाल गया था तो वहां से मैं सीख गया जादू, अब बच क्या हो गया करो मुझसे, अरे बेटा यहीं से मंत्र मार दूंगा। तो क्लियर है ये सब चीज, यदि ये चीज आपको क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे कि इन स्रोतों से होता क्या है, इन स्रोतों से होता क्या है, इन स्रोतों से होता है। दिखाऊं जादू, दिखाऊं, ये देखो पर्पल जादू है, ये हल्के में ले नहीं सकते भाई को आप, आगे समझो। अब देखो मैंने बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया आपको, सबसे पहले मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था बताई क्या होती है बेटा, फिर मैंने बताया अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिर मैंने बताया अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में फर्क क्या है, फिर मैंने बताया कौन कौन से प्रकार के अर्थशास्त्र हैं, कौन कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्था है, दोनों में अंतर क्या है, आप समझ। फिर मैंने अर्थव्यवस्था का बेसिक बताया कि आखिरकार अर्थव्यवस्था किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, फिर बताया अर्थव्यवस्था सारी सारी इनकम और एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करती है। इनकम अच्छी, एक्सपेंडिचर अच्छा, अर्थव्यवस्था अच्छी, इनकम घटिया, एक्सपेंडिचर घटिया, अर्थव्यवस्था घटिया। ये चीज मैं आपको बता चुका। आखिरकार ये आय जनरेट कैसे होती है, मैंने आपको बताया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी जो आय है उसका जनरेशन होता है। समझ के, समझ आ गया, समझ आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अगर इस हिसाब से मजा आ गया तो अब यहाँ पे जो बात बचती है, अब यहाँ पे जो बात बनती है वो बेसिकली दो लेवल पर बनेगी। किस पे बनेगी भाई, वो दो लेवल पर आपकी अब बनेगी। अब जो भी आय आपने कमाई है उस चीज का यूजेज कहां पर होता है, मान के चलो आपने सभी सेक्टर से मिलकर जो भी आय कमाई है उसका यूजेज आपका किस प्रकार से होता है, यानी संपूर्ण देश में किस प्रकार से आय को कमाया जाता है, ठीक है। तो बताइए, आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें बेटा आपकी बेसिक इकोनॉमी हो चुकी है क्लियर, ये बेसिक कांसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का जो आपका क्लियर हो चुका है। अब नेशनल इनकम एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे, नेशनल इनकम एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 1 चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, यूनिट 1 चैप्टर 2 नेशनल इनकम स्टार्ट कर रहा हूं, यूनिट 1 चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, कृपया करके ध्यान दें। चैप्टर 2 नेशनल इनकम। अगर राष्ट्रीय आय को हम क्लियर किसी तरीके से कराना चाहेंगे तो संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय, अर्जित की जाने वाली आय, जाने वाली आय, संपूर्ण देश के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय आपकी राष्ट्रीय आय कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, दिस इज बेसिक डेफिनेशन, ये इसकी साधारण परिभाषा है, डेफिनेशन। इनकम अर्न्ड बाय कंप्लीट नेशन, इनकम अर्न्ड बाय नेशन, अर्न्ड बाय नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अच्छा, इस इनकम को अर्न करने के लिए, इस इनकम को अर्न करने के लिए कौन से फैक्टर्स जो है यूज किए जाते हैं, सर आप बता चुके हैं ये चीज तो, कि किसी भी देश के अंदर, मैंने सरकार नहीं कहा, मैंने देश कहा है, किसी भी देश के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, किसी भी संपूर्ण देश के अंदर जो इनकम जनरेट होती है, ये इसके अध्ययन जहां पर किया जाता है, इनकम जनरेट कहां से हो सकती है, उस चीज को तो सेक्टर कहते हैं। यानी इनकम अर्न्ड बाय अ नेशन, तो ये कहां से अर्न की जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। इसका जो इनकम अर्न्ड बाय नेशन जो है हमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्षेत्र, क्योंकि मैंने बताया जहां देश की इनकम की बात है वो क्षेत्र में होता है। लेकिन आखिरकार ये इनकम होती क्या है, मतलब आखिरकार अगर मैं बात करूं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके कुछ अवयव भी होते हैं, अवयव, इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो किस किस चीज का करने वाले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का बैकग्राउंड, नेशनल इनकम का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे,
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे सबसे पहले, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद नेशनल इनकम के कुछ अवयव होते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनडीपी लिखो पहले, जीडीपी, एनडीपी, ठीक है, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी। फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लीजिए। जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, क्लियर। एनडीपी नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। निवल, निवल बोल लीजिए या फिर शुद्ध बोल लीजिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद। एन को बोलते हैं नेट, एन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, नेट बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो मैं ये पढ़ते हैं, तो ये सब चीज हमें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप इस सब चीज को क्लियर कर पाए होंगे। यहां तक किसी छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल नेशनल इनकम के लिए तैयार है ना, कल मैं नेशनल इनकम के बारे में आपको डिस्कशन देने वाला हूं, या किस आधार पर होती है, किस प्रकार से होती है, वो सब चीज आपको कल पता लगेगी। आखिरकार नेशनल इनकम का आधार क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, ठीक है, इसकी गणना कैसे होती है, और अब तक देश के अंदर नेशनल इनकम की भूमिका क्या होती है, और एक देश के अंदर नेशनल इनकम की भूमिका क्या होती है, भूमिका क्या होती है, ये सब चीज आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैंने चैप्टर को ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, और ये जो चैप्टर है ऐसा हो सकता है कल ही खत्म हो जाए। अगर मैं कल भी इसी फॉर्म में आज इस फॉर्म में आ जाऊं तो ये चैप्टर कल ही खत्म हो जाएगा। इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं, यकीन है कि इसकी धज्जियां एक दिन में उड़ाई जा सकती हैं यदि आप ध्यान से मेरी बात को सुनने पर ध्यान दें। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी पेशेंसफुली एंड क्लियरली।